नमस्कार प्रिय साथियों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन वीडियो मॉड्यूल में आप सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 1 के अध्याय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में शामिल प्रमुख सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता के पहलू, शौचालय के प्रयोग की आवश्यकता एवं महत्व, कचरे का वर्गीकरण एवं सही निपटान, कंपोस्ट पिट द्वारा कचरे का पुनः उपयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान। इन उपविषयों के माध्यम से ये अध्याय बच्चों में स्वच्छ रहने की आदतें और स्वच्छ पर्यावरण रखने की जिम्मेदारी विकसित कर सकता है। इस पाठ को पढ़ाने के उपरांत विद्यार्थियों में निम्नलिखित क्षमताएं विकसित होंगी। बच्चे जानेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए उन्हें व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चे दैनिक स्वच्छ आदतों को अपनाना सीखेंगे, जैसे रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना इत्यादि। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से एक सामान्य प्रश्न पूछकर इस चर्चा का आरंभ कर सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। संभवतः बच्चे उत्तर दे सकते हैं कि पौष्टिक खाना, साफ पानी और व्यायाम। इसके बाद समझाया जा सकता है कि स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छ वातावरण होना भी अत्यंत आवश्यक है। आजकल हमारे आसपास का वातावरण, हमारा भोजन और पानी धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहे हैं। हमारी दैनिक आदतें भी अनियमित हो गई हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यदि हम समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो विभिन्न बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम सबको मिलजुल कर वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना होगा। इस चित्र को दिखा के शिक्षक स्वच्छ वातावरण और दूषित वातावरण में अंतर समझा सकते हैं। अब विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि स्वच्छता के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरा सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने शरीर को नियमित रूप से साफ रखना। छात्रों से प्रश्न पूछकर इस वार्तालाप का प्रारंभ कर सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हम अपने शरीर की साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। उन्हें बताया जा सकता है कि रोज नहाना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना, दांत, बाल और नाखूनों की नियमित सफाई करना इत्यादि, ये सभी दैनिक सफाई की आदतें व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती हैं। इस चित्र का उल्लेख भी किया जा सकता है जिसमें हाथ धोने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ये चित्र दिखाकर बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वच्छता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, शौच के बाद की सफाई। शिक्षक विशेष रूप से इस आदत पर जोर दे सकते हैं कि शौच जाने के बाद हमेशा साबुन और स्वच्छ पानी से हाथ धोना चाहिए। उन्हें समझाया जा सकता है कि शौच करने के बाद हाथ धोना कई बीमारियों से बचने का सबसे सरल तरीका है। गंदे हाथों में अनेक हानिकारक कीटाणु होते हैं जो हमारे भोजन या पानी के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कक्षा में हाथ धोने के सही तरीके का वीडियो भी बच्चों को दिखाया जा सकता है। बच्चों को ये भी बताया जा सकता है कि चप्पल पहनकर ही शौच के लिए जाना चाहिए और शौच में पानी के लिए साफ मग या डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता पर। शिक्षक छात्रों को समझा सकते हैं कि व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ हमारे आसपास की सामूहिक सफाई भी बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्वच्छता का अर्थ है आसपास के पूरे वातावरण की सफाई रखना। इसमें हमारी गली मोहल्ले, सड़कें, नदियां, तालाब और अन्य जलाशय तथा सार्वजनिक स्थान जैसे अस्पताल, स्कूल, पार्क, रेलवे स्टेशन इत्यादि सभी शामिल हैं।
विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि अगर सार्वजनिक जगहों पर सफाई न रखी जाए तो क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। फिर उन्हें सफाई की कमी के दुष्परिणाम बता सकते हैं, जैसे गंदी जगहों पर कूड़ा करकट होगा तो वहां मक्खियां, मच्छर और अन्य कीड़े पनपेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े फेंकना या खुले में शौच करना पूरे समुदाय के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्हें यह भी बताया जा सकता है कि जब मक्खियां खुले रखे खाने पीने की चीजों पर बैठती हैं तो वे उन चीजों को कीटाणुओं से संक्रमित कर देती हैं। ऐसे संक्रमित खाना या पानी का सेवन करने से हानिकारक बीमारियां फैल सकती हैं। यहाँ बच्चों को बताया जा सकता है कि हमें खुद भी गंदगी नहीं करनी चाहिए और जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन्हें भी जागरूक करना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखने के लिए सिर्फ सरकार या कुछ लोगों की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये हम सबका साझा दायित्व है। शिक्षक विद्यार्थियों को उन कदमों की जानकारी दे सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के लिए अपनाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर 3 मुख्य दायित्व हैं। पहला, खुले या असुरक्षित भोजन का सेवन न करें। यहाँ बच्चों को समझाया जा सकता है कि खुले खाने पर गंदगी और कीटाणु हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अपने परिवेश को स्वच्छ रखें, यानी प्रत्येक छात्र अपने घर, कक्षा और आस पड़ोस में सफाई रखने में योगदान दे सकता है। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। दूसरों को जागरूक करें। जो लोग गंदगी फैलाते हैं या सफाई का ध्यान नहीं रखते, उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी हमारा दायित्व है। विद्यार्थी अपने स्तर पर छोटी छोटी पहल कर सकते हैं, जैसे परिवार में, स्कूल में या पड़ोस में लोगों को बताएं कि कूड़ा फैलाने या खुले में शौच करने से बीमारियां फैल। हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़े बदलाव ला सकते हैं और हमारा दायित्व है कि हम ना खुद गंदगी करें, ना ही दूसरों को गंदगी करने दें। अब अध्यापक चर्चा कर सकते हैं कि कचरा क्या होता है और उससे सही निपटान कैसे किया जा सकता है। विद्यार्थियों को बताया जा सकता है कि घरों और स्कूलों में 2 तरह का कचरा निकलता है। पहला, गीला कचरा और दूसरा, सूखा कचरा। गीला कचरा वो कचरा है जो आसानी से सड़ गल सकता है। उदाहरण के लिए बचा हुआ खाना, सड़ी गली सब्जियां, फलों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके इत्यादि। ये जैविक यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं जो समय के साथ विघटित होते हैं। सूखा कचरा यानी वह कचरा जो जल्दी नहीं सड़ता या गलता, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां, रबर या प्लास्टिक के टूटे खिलौने, टूटी हुई कांच की शीशियां, टॉफी चिप्स के रैपर, पुराने कपड़े, धातु के डिब्बे, कागज के टुकड़े इत्यादि। ये वस्तुएं अजैविक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इन्हें विघटित होने में बहुत समय लगता है। शिक्षक बोर्ड पर 2 कॉलम बनाकर गीला बनाम सूखा कचरा के उदाहरण लिख सकते हैं, ताकि बच्चे स्पष्ट रूप से इसमें अंतर समझ सके। जब बच्चे समझ जाएं कि कौन सा कचरा किस श्रेणी में आता है, तो शिक्षक उनसे पूछ सकते हैं कि अगर गीला कचरा और सूखा कचरा, सारा कचरा एक ही कूड़ेदान में फेंक दें तो क्या होगा। बच्चों को अनुमान लगाने देने के बाद समझाया जा सकता है कि यदि गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ मिलाकर फेंका जाए तो कूड़ेदान में बदबू आने लगती है और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। सड़ा गीला सड़ा गला हिस्सा सूखे हिस्से को भी गंदा कर देता है और पूरा कचरा प्रदूषित ढेर में बदल जाता है। दूसरी ओर, यदि हम गीले कचरे को अलग और सूखे को अलग रखें तो गीले कचरे से उपयोगी खाद बनाई जा सकती है और सूखे कचरे को फैक्ट्री में पुनः चक्रित यानी रिसाइकल करके कोई नया उत्पाद बनाया जा सकता है। फिर भारत में प्रचलित 2 कूड़ेदानों की प्रणाली के बारे में बताया जा सकता है, जिसमें पहला है हरा कूड़ादान। इसका प्रयोग गीले कचरे के लिए किया जाता है और दूसरा है नीला कूड़ादान, जिसका प्रयोग सूखे कचरे के लिए किया जाता है। यहाँ समझाया जा सकता है कि हरे कूड़ेदान में हम रसोई का जैविक कचरा डालते हैं, जबकि नीले कूड़ेदान में प्लास्टिक, धातु, कागज इसके जैसे सूखे कचरे डालते हैं।
पिछले स्लाइड में अध्यापक ने बच्चों को बताया कि गीले कचरे को खाद में बदला जा सकता है। इससे जोड़ते हुए अध्यापक बच्चों को कंपोस्ट पिट क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बता सकते हैं। कंपोस्ट पिट का अर्थ है खाद का गड्ढा, यानी जहां गीला जैविक कचरा जमा करके प्राकृतिक रूप से सड़ाकर खाद बनाया जाता है। इसके चरण इस प्रकार बताए जा सकते हैं। सबसे पहले जमीन में 3 से 4 फीट का गहरा गड्ढा खोदें। इसको स्कूल के बगीचे या किसी सुरक्षित स्थान पर कर सकते हैं। गड्ढे के तल पर थोड़े छोटे छोटे पत्थर या ईंट के टुकड़े बिछाएं। ये परत इसलिए डाली जाती है ताकि अतिरिक्त पानी नीचे जमीन में समा सके और हवा का संचार होता रहे। अब रोजाना निकलने वाला गीला कचरा जैसे फल सब्जियों के छिलके, पत्तियां, खाने के बचे हिस्से इस गड्ढे में डालें। जब भी कचरा डालें, उसके ऊपर हल्की मिट्टी की परत या पत्तियां डालकर उसे ढक दें। इससे गंध नहीं फैलेगी और कीटाणु भी कम आएंगे। कंपोस्ट पिट को थोड़ा नम रखना जरूरी है ताकि जैविक पदार्थ जल्दी सड़ सकें। सप्ताह में 1 या 2 बार इस गड्ढे में थोड़ा पानी छिड़क दें, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ नमी देने के लिए। लगभग 3 से 4 महीने तक ये प्रक्रिया चलने दें और समय के साथ गीला कचरा प्राकृतिक रूप से सड़कर खाद में परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। जब गड्ढा भर जाएगा या 3-4 महीने बीत जाएंगे, तो देखेंगे कि नीचे गहरे भूरे रंग की मिट्टी जैसा पदार्थ यानी खाद बन गई है। इस पोषक खाद को स्कूल के बगीचे में पौधों को देने के लिए या खेतों में उपयोग कर सकते हैं। ये रासायनिक खादों का एक बढ़िया प्राकृतिक विकल्प है। इस तरह छात्रों को समझाया जा सकता है कि उनका फेंका जाने वाला कचरा वास्तव में काम की चीज बन सकता है। इस चित्र में कंपोस्ट पिट का एक चित्र दर्शाया गया है। इसके बाद बच्चों को बताया जा सकता है कि सार्वजनिक खाली स्थानों पर, सड़क के किनारे या स्कूल के परिसर में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना यानी वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ न सिर्फ वातावरण को हरा भरा बनाते हैं, बल्कि वायु को शुद्ध करते हैं और छाया भी प्रदान करते हैं। बच्चों को यहाँ प्रेरित कर सकते हैं कि वे प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लें और उसकी देखभाल करें। फिर आता है हमारे मोहल्ले या गांव में सार्वजनिक कूड़ेदान का प्रबंध। बच्चों को ये जरूर समझाया जा सकता है कि यदि उचित जगह कचरा फेंकने की सुविधा होगी, तो लोग सड़क या खाली जगह पर कचरा नहीं फेंकेंगे। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय में मिलकर प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए गांव या मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है। इसके बाद बताया जा सकता है कि जल स्रोत की सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को बताया जा सकता है कि तालाब या नदी में कपड़े धोने या जानवरों को नहलाने से पानी गंदा होता है, जिससे उसी पानी का उपयोग करने वालों को नुकसान हो सकता है। इन प्रक्रियाओं से पानी में साबुन, डिटर्जेंट, गोबर आदि मिलकर पीने या नहाने लायक पानी को खराब कर देते हैं। इसलिए जल स्रोतों को गंदा करने से बचना चाहिए। जहां जहां पानी जमा होता है, वहां वहां मच्छर पनपते हैं। खासकर हैंडपंप, कुएं या गड्ढे या गमलों में बारिश का या गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मच्छर वहां अंडे देते हैं और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए बच्चों को बताया जा सकता है कि अपने घर और स्कूल के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। फिर छात्रों को समझाया जा सकता है कि प्लास्टिक की थैलियां और प्लास्टिक की वस्तुएं हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, क्योंकि ये ना तो सड़ती हैं, ना ही मिट्टी में घुलती हैं। जितना हो सके इनके इस्तेमाल से उतना ही बचना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के कम प्रयोग से हमारे परिवेश में कचरा कम होगा और पशु पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अक्सर पशु पक्षी इस प्लास्टिक को खा लेते हैं। इन सुझावों के बाद छात्रों के साथ स्वच्छता के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। बच्चों को यहाँ बताया जा सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण के साथ साथ स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक है।
यदि हम पौष्टिक भोजन खाते हैं लेकिन चारों ओर या शरीर पर गंदगी है तो हम फिर भी बीमार पड़ सकते हैं। दूषित जल और गंदे वातावरण की वजह से मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, डायरिया या प्लेग जैसी अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। व्यक्तिगत सफाई इसलिए अत्यंत आवश्यक है। आगे शौचालय के प्रयोग पर चर्चा कर सकते हैं, जो स्वच्छता से जुड़ा एक बेहद अहम विषय है। भारत में कई जगह जागरूकता के अभाव में लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। छात्रों को समझाया जा सकता है कि शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक बच्चों को बता सकते हैं कि हर एक शौचालय में स्वच्छ पानी, साबुन तथा हाथ पोंछने के लिए कपड़ा या तौलिया रखना चाहिए। फिर चर्चा की जा सकती है कि शौचालय के प्रयोग के दौरान क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये बिंदु बोर्ड पर लिखकर समझाई जा सकती है। शौचालय में हमेशा साफ पानी और मग का उपयोग करना चाहिए। शौच क्रिया शुरू करने से पहले और उसे खत्म करने के बाद शौचालय की सीट को पानी से धोकर साफ करना चाहिए। ये आदत अगला इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए भी स्वच्छता सुनिश्चित करती है। यथास्थान पर ही हमेशा शौच करना चाहिए। शौचालय के अंदर नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। हमेशा शौचालय के लिए अलग चप्पल का प्रयोग करना चाहिए और बाहर निकाल कर इन चप्पलों को साफ स्थान पर रखना चाहिए। शौच के बाद अपने हाथ और पैर साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। ये सबसे जरूरी चरण है ताकि कोई भी कीटाणु शरीर पर ना रह सके। शौचालय का उपयोग करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है शौचालय को साफ रखना। शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ बातें बता सकते हैं जिन्हें शौचालय की स्वच्छता कायम रखने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए सोकपिट की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में कुंडली युक्त दरवाजे लगे होने चाहिए। बाल्टी या मग को यथास्थान ही रखना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। शौचालय की प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई करनी चाहिए। सीवर या सोक पिट को समय समय पर साफ करना चाहते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा पर, यानी खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव। बहुत से इलाकों में लंबे समय तक शौचालय की सुविधा नहीं होने से लोग खुले में शौच जाते थे, लेकिन इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये बच्चों को बताना अत्यंत आवश्यक है। खुले में किया गया मल मूत्र बारिश के पानी के साथ बहकर नदी, तालाब, कुओं जैसे जल स्रोतों में मिल जाता है। इससे पानी विषाक्त हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। इंसानों के मल में अक्सर ऐसे कीड़े या पैरासाइट या उनके अंडे हो सकते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं। खुले में शौच करने से ये कीटाणु मिट्टी में फैल जाते हैं और बाद में वही मिट्टी या कीचड़ के जरिए लोगों के पेट में पहुंच सकते हैं। इससे कृमि रोग या अन्य परजीवी संक्रमण हो जाते हैं, जिनसे बच्चों में खून की कमी, पेट दर्द, कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जंगल, खेत या झाड़ी जैसी जगहों में शौच करने जाने से वहां के प्राकृतिक खतरे भी हो सकते हैं। रात में या भोर में खुले में शौच करने गए तो सांप, बिच्छू या कीड़े काट सकते हैं। बरसात के दिनों में बीमारी फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि गंदगी तेजी से फैलती है। खुले में पड़ा मल बारिश में बहकर चारों ओर फैल सकता है, जिससे टाइफाइड या डायरिया जैसी बीमारियों के प्रकोप में एकदम आ सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए खुले में शौच करना बहुत असुविधाजनक और असुरक्षित होता है। पिछले स्लाइड में हानियों की बात करने के बाद अब शौचालय बनाने के लाभ बता सकते हैं। पहला लाभ है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और गरिमा। घर में शौचालय होने से उन्हें रात के अंधेरे में बाहर नहीं जाना पड़ता, जिससे किसी अनहोनी का डर नहीं रहता। साथ ही वो सम्मान के साथ अपनी जरूरतें पूरी कर पाती हैं, जो एक बुनियादी मानव गरिमा का हिस्सा है। जब समुदाय के सभी लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं, तो वातावरण में गंदगी नहीं फैलती और इसका सीधा मतलब है कि कई बीमारियों से बचाव होता है। शौचालय बन जाने से जंगली जानवर या सांप बिच्छू के काटने का डर भी खत्म हो जाता है। छोटे बच्चे, बूढ़े या बीमार लोगों को भी रात में बाहर नहीं जाना पड़ता।
घर में शौचालय होने से साफ सफाई भी बेहतर रहती है, यानी बरसात में कीचड़ में जाने से बच जाते हैं, ठंड में बाहर जाने की मजबूरी भी खत्म हो जाती है, और बुजुर्ग और बीमारों के लिए तो ये विशेष रूप से सुविधाजनक है ही। अब अंत में अध्यापक सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों की बात कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं। पहला है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत आह्वान के तहत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाना था। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई और जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह केंद्र सरकार ने समय समय पर विभिन्न स्वच्छता अभियान चलाए हैं। एक था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जो गांवों में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। फिर आया पूर्ण स्वच्छता अभियान, जिसका लक्ष्य प्रत्येक गांव में 100% शौचालय निर्माण और स्वच्छता अपनाना था। वर्तमान में जो सबसे बड़ा है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इसके दो भाग हैं, ग्रामीण और शहरी, और इसका लक्ष्य है देश को खुले में शौच से मुक्त करना, कूड़ा प्रबंधन सुधारना और सर्वत्र सफाई सुनिश्चित करना। इन अभियानों की बदौलत देश भर में लाखों शौचालय बने हैं और लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अंत में बच्चों को बच्चों की समझ को जांचने के लिए और पुनरावृत्ति के लिए निम्न प्रश्न कक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।